चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स के बारे में। ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान के काम करने के तरीके की चाबी हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, जब हमारा संविधान बना मतलब 1950 में, तो उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज हैं पूरी 12। तो ये 4 नई अनुसूचियां आईं कहाँ से? और सबसे ज़रूरी बात, इन्हें जोड़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? बस आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं। तो ये जो 8 से 12 का सफ़र है ना, ये बहुत कुछ कहता है। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने एक ज़बरदस्त ढांचा तो बनाया, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वक्त के साथ देश बदलेगा, ज़रूरतें बदलेंगी, और इसीलिए उन्होंने बदलाव की गुंजाइश छोड़ी थी। ये जो 4 नई अनुसूचियां हैं, ये उसी दूर की सोच का नतीजा है। अब असली मजा तो यहाँ से शुरू होता है। ये 4 नई अनुसूचियां, ये कोई मामूली अपडेट नहीं थीं। इनमें से हर एक के जुड़ने के पीछे एक बड़ी वजह है, एक बड़ी कहानी है, एक ऐसी चुनौती जिसका सामना देश कर रहा था और उसका समाधान संविधान में खोजा गया। तो चलिए एक एक करके इन चारों की कहानी जानते हैं। सोचिए, देश अभी अभी आज़ाद हुआ है। सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक थी जमींदारी प्रथा खत्म करना, जमीन का बंटवारा सही तरीके से करना। लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आ गई। बड़े बड़े जमींदार इन नए भूमि सुधार कानूनों को कोर्ट में चुनौती देने लगे। वो कहते थे कि ये उनके संपत्ति के अधिकार का हनन है, और इस वजह से पूरा सुधार का काम ठप पड़ रहा था। तो अब सरकार क्या करती? इस चुनौती से निपटने के लिए संविधान लागू होने के ठीक 1 साल बाद 1951 में सबसे पहला संविधान संशोधन किया गया, और इसी से जन्म हुआ 9वीं अनुसूची का। ये एक तरह का, कह सकते हैं, एक सेफ्टी बॉक्स या सुरक्षा कवच था। सरकार ने तय किया कि भूमि सुधार से जुड़े कुछ जरूरी कानूनों को इस बॉक्स में डाल दिया जाएगा, ताकि उन्हें अदालतों में आसानी से चुनौती न दी जा सके और सुधारों को तेजी से लागू किया जा सके। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो सुरक्षा कवच था, क्या ये हमेशा के लिए था? क्या इसमें रखे किसी भी कानून पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था? नहीं। सालों बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने IR कोयलो केस में एक बहुत बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये सुरक्षा कवच अनलिमिटेड नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी कानून इस 9वीं अनुसूची में डाला जाता है और वो संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता है, तो अदालत उसकी समीक्षा कर सकती है। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं 1980 के दशक में। ये वो दौर था जब भारतीय राजनीति में एक नई तरह की समस्या खड़ी हो गई थी, राजनीतिक अस्थिरता। हो ये रहा था कि विधायक और सांसद चुनाव किसी और पार्टी से जीतते थे और फिर अपने फायदे के लिए दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इससे चुनी हुई सरकारें धड़ाधड़ गिर रही थीं, और इसी चीज को एक मजेदार नाम मिला, आया राम गया राम की राजनीति। तो इस आया राम गया राम की राजनीति पर रोक लगाना बहुत जरूरी हो गया था। इसी के जवाब में 1985 में आया 52वां संविधान संशोधन, और इसके साथ जोड़ी गई 10वीं अनुसूची, जिसे हम सब आज दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। इसका सीधा सा मकसद था चुने हुए नेताओं के इस तरह पार्टी बदलने पर लगाम कसना। अब आते हैं तीसरी बड़ी चुनौती पर। 1990 के दशक की शुरुआत में ये बात और ज्यादा साफ हो गई कि असली लोकतंत्र का मतलब सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में बैठी सरकारें नहीं हैं। लोकतंत्र को जमीन तक, मतलब गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाना होगा। सत्ता को नीचे तक ले जाना होगा। और इसका समाधान एक नहीं, बल्कि 2 बड़े कदमों के रूप में आया। साल था 1992। पहला 73वां संशोधन। इसने 11वीं अनुसूची जोड़ी और गांवों में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया। मतलब अब पंचायतें सिर्फ नाम की नहीं रहीं, उन्हें बाकायदा 29 विषयों पर काम करने की शक्ति मिली। और दूसरा 74वां संशोधन। इसने 12वीं अनुसूची जोड़ी और शहरों में नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी। साथ ही उन्हें 18 विषयों पर काम करने का अधिकार भी दिया। तो एक ही साल में 2 अनुसूचियां, एक गांव के लिए, एक शहरों के लिए। तो ये थी कहानी उन 4 नई अनुसूचियों की। आप देख सकते हैं कि कैसे 1951 से लेके 1992 तक देश के अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये ऐतिहासिक संशोधन किए गए। अच्छा, अब जब हमने ये समझ लिया है कि ये 4 नई अनुसूचियां क्यों और कैसे आईं, तो एक नज़र उन पहली 8 अनुसूचियों पर भी डाल लेते हैं।
है ना? आखिर वही तो हमारे संविधान की बुनियाद है। पहली 3 को याद रखना तो बहुत ही आसान है। देखिए, पहली अनुसूची देश का परिचय कराती है। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट है। दूसरी अनुसूची बात करती है वेतन की, मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, जज जैसे बड़े अधिकारियों की सैलरी और भत्तों की। और तीसरी अनुसूची है वचन के बारे में, यानी उनकी शपथ या ओथ्स के बारे में। अब चौथी अनुसूची ये बताती है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य होंगे और ये सीटें कैसे बांटी जाती हैं। इसका सीधा सा आधार है राज्य की जनसंख्या। जिस राज्य की आबादी जितनी ज्यादा, उसकी सीटें उतनी ही ज्यादा। और इसीलिए जैसा कि हम जानते हैं, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में सबसे ज्यादा 31 सीटें मिली हैं। 8वीं अनुसूची तो हमारे देश की डाइवर्सिटी यानी भाषाई विविधता का एक खूबसूरत उदाहरण है। जब संविधान बना था तब इसमें 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन भारत तो भाषाओं का देश है, तो समय के साथ और भाषाओं को इसमें शामिल किया गया और आज ये संख्या बढ़कर 22 हो गई। अब आते हैं 2 बहुत ही खास अनुसूचियों पर, 5वीं और 6ठी। ये दोनों क्यों खास हैं? क्योंकि ये भारत के जनजातीय क्षेत्रों यानी ट्राइबल एरियाज के प्रशासन से जुड़ी हैं। इनका मकसद है कि इन क्षेत्रों की जो अनूठी संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, उनकी रक्षा की जा सके। लेकिन इन दोनों में एक बहुत जरूरी फर्क है, इसे समझना जरूरी है। 5वीं अनुसूची देश के ज्यादातर अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों पर लागू होती है, लेकिन 6ठी अनुसूची वो सिर्फ 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों में जनजातीय समुदायों को और भी ज्यादा स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी दी गई है और वहां ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की स्थापना की जाती है। तो पहली से लेके 12वीं तक हमने सभी अनुसूचियों का एक सफर तय कर लिया है और अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया होगा कि ये सिर्फ कुछ लिस्ट्स नहीं हैं। ये असल में हमारे संविधान के वो हिस्से हैं जो उसे एक जिंदा दस्तावेज बनाते हैं, एक ऐसा दस्तावेज जो वक्त और चुनौतियों के हिसाब से खुद को बदल सकता है, ढाल सकता है। चलिए एक बार फटाफट इन सभी 12 अनुसूचियों को एक साथ देख लेते हैं। ये टेबल एक तरह से आज के पूरे विषय का सार है। ये दिखाती है कि कैसे हमारे संविधान ने देश के भूगोल से लेकर शासन तक, भाषा से लेकर लोकतंत्र तक हर पहलू को कितनी बारीकी से व्यवस्थित किया है। और आखिर में एक सवाल, एक सोचने वाली बात, जैसे देश के सामने आई चुनौतियों ने 4 नई अनुसूचियों को जन्म दिया, क्या भविष्य में भी ऐसा हो सकता है? जरा सोचिए, आज हमारे सामने डेटा प्राइवेसी, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई चुनौतियां हैं। क्या हो सकता है कि कल इनका समाधान करने के लिए हमें एक 13वीं अनुसूची की जरूरत पड़े? इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।